हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस कोरोना महामारी में सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है चार धाम प्रोजेक्ट और चंबा टनल। इस टॉपिक पे मैंने इंस्टाग्राम पेज पल्स ऑफ द नेशन पे भी पोस्ट डाला हुआ है। तो चलिए सीधा टॉपिक की ओर रुख करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन को देखते हैं। 440 मीटर टनल डग अंडर चंबा फॉर चार धाम ट्रैफिक। द हिंदू की हेडलाइन पर नजर डालते हैं। बीआरओ अचीव्स ब्रेक थ्रू इन बिल्डिंग चार धाम टनल। द इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन देखते हैं। चार धाम प्रोजेक्ट, नितिन गडकरी लॉर्ड्स बीआरओ फॉर अचीविंग चंबा टनल ब्रेक थ्रू। तो आखिर ये चंबा टनल और चार धाम प्रोजेक्ट है क्या? तो सबसे पहले हम चार धाम प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हैं। चार धाम प्रोजेक्ट की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 दिसंबर 2016 को देहरादून में की गई। उस समय इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए तय की गई थी। यह प्रोजेक्ट का मुख्य काम था हिंदू धर्म के चार मुख्य स्थल जो कि उत्तराखंड में स्थित है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को ऋषिकेश से जोड़ना। इसमें 900 किलोमीटर तक की प्रस्तावित सड़कों का विवरण दिया गया था। इन महामार्ग का नाम चार धाम महामार्ग दिया गया और इस पूरी परियोजना को नाम चार धाम महामार्ग विकास परियोजना दिया गया। इस परियोजना के अंतर्गत की जाने वाली चीजें थी मौजूदा सड़कों का चौड़ाईकरण और जहां निर्माण की आवश्यकता हो वहां पे टनल्स की खुदाई, बाईपासेस को बनाना, ब्रिजेस को बनाना, सबवेज और वायडक्ट्स को बनाना। इस महामार्ग परियोजना के 250 किलोमीटर के मुख्य पट्टे का निर्माण बीआरओ के अंतर्गत दिया गया था। अगर आप लोग बीआरओ से वाकिफ नहीं है तो बता दूं, बीआरओ का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए जाना जाता है। ये भारत के साथ साथ भारत के मित्र देशों में भी सड़क निर्माण के लिए जाना जाता है। बीआरओ के मुख्य कार्यों में शामिल है हिमांग प्रोजेक्ट और हाल ही में चल रहे रोहतांग दर्रे में रोहतांग टनल का प्रोजेक्ट। तो चलिए एक मैप के जरिए इस महामार्ग परियोजना को समझने की कोशिश करते हैं। इस महामार्ग परियोजना में हम साफ साफ देख सकते हैं कि 5 केंद्र बिंदु दिख रहे हैं। एक है ऋषिकेश और अन्य है चार धाम। वो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हम इस परियोजना में देख सकते हैं कि एक मार्ग जा रहा है ऋषिकेश से धारासू तक का, जो कि यमुनोत्री और गंगोत्री का जंक्शन पॉइंट है। धारासू से एक मार्ग जाता है यमुनोत्री को, जो यमुना जी का उद्गम स्थल है। धारासू से एक मार्ग जाता है गंगोत्री को, जो कि गंगा जी का उद्गम स्थल है। अगर हम दूसरे मार्ग की बात करें तो वो है ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक का। रुद्रप्रयाग केदारनाथ और बद्रीनाथ का जंक्शन पॉइंट कह सकते हैं। रुद्रप्रयाग से एक मार्ग जाता है गौरीकुंड तक, जहाँ से केदारनाथ के लिए ट्रैक किया जा सकता है, और दूसरा मार्ग जाता है जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ तक और आगे माना तक। बद्रीनाथ में तो श्री बद्रीनारायण जी का मंदिर है। अगर माना के बारे में आप लोग को मालूम नहीं है तो बता दूं, माना भारतीय सीमा का अंतिम गांव माना जाता है, जहाँ से चीन की सीमा 12 से 16 किलोमीटर पे ही स्थित है। अगर आप इस रेखा को देख पा रहे हैं तो ये भारत के साथ चीन की लगी हुई एलएसी है, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ से चीन कई बार भारत में घुसपैठ की कोशिश कर चुका है, क्योंकि ये अति दुर्गम स्थल पे बना हुआ बॉर्डर है। अगर आप इस रेखा को देख पा रहे हैं तो ये रेखा भारत के साथ नेपाल के बॉर्डर को दर्शाती है। अभी जो हाल में टॉपिक सुर्खियों में था वो था ये वाला एरिया, जो लिपू लेक और काला पानी के नाम से जाना जाता है, जिस पे नेपाल ने भारत के सड़क निर्माण पे आपत्ति जताई थी। जो भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए लिपू लेक दर्रे में सड़क का निर्माण किया था। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना भारतीय सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम चंबा टनल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा टॉपिक सुर्खियों में है। ये फोटो हाल ही में आई है चंबा टनल के इनॉग्रेशन से, जिसका इनॉग्रेशन 26 मई 2020 को माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। तो चलिए चंबा टनल के बारे में और उसकी खासियत के बारे में और बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ चंबा टनल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चंबा टनल की कुल लंबाई महज 450 मीटर ही है। ये टनल इतनी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी हम बताते हैं। सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी खूबी ये बता दूं कि जब भी चार धाम यात्रा होगी और इस एरिया में वाहनों का आवागमन होगा, तब अब
समय 30 मिनट से घटकर सिर्फ 10 मिनट तक ही रह जाएगा, चाहे वो पिलग्रिमेज के वाहन हो या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के वाहन। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा, जो लोग चंबा सिटी में रहते हैं उनको अब स्पीडी ट्रैफिक मूवमेंट होने की वजह से और वाहनों का चंबा सिटी में आवागमन कम होने की वजह से पोल्यूशन में भारी कमी देखने मिल सकती है और वहाँ के लोगों को इससे उनकी हेल्थ पे पड़ने वाले इम्पैक्ट्स पे भी कमी आएगी और चंबा पोल्यूशन फ्री होने की तरफ अग्रसर हो सकता है। और सबसे मेन मुद्दा अगर हम देख सकते हैं वो तो पिलग्रिमेज है, जैसा कि इस प्रोजेक्ट का नाम ही चारधाम महामार्ग विकास परियोजना है। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ देखें तो ये सबसे बड़ा मेजर रोल प्लेयर साबित होगा जब इंडियन आर्मी को एलएसी के तरफ डिप्लॉय किया जाएगा। जी, एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन की सीमा है, ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में बनी हुई सीमा है और यहाँ पे जवानों की तैनाती हमेशा से ही भारतीय सेना के लिए मुश्किल बनी हुई है और वहाँ पे सेना को तैनात करना बड़ा ही मुश्किल काम माना जाता है। अब जबकि देखा जाए हमारे काउंटर पार्ट चाइना को, तो उसने अपने तरफ से तिब्बत में सड़कों का ऐसा जाल बिछा रखा है जिससे वो सैनिकों को बहुत जल्द से जल्द सीमा पर पहुंचा सकते हैं। जैसा कि हम मानसरोवर यात्रा के वक्त भी देखते हैं कि हमारे तरफ से सीमा तक की जाने का सड़क बहुत ही दुर्गम था, जिसको अभी लीपुर एक दर्रे के जरिए आसान बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन वही हम चीन में देखते हैं तो सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है। तो इसके तहत भारतीय सरकार भी उसी तरीके से सड़क बनाने को अग्रसर है, क्योंकि पहले भारतीय सरकार की सोच ये थी कि अगर हम सड़क बनाते हैं तो दुश्मन हमारी सड़क इस्तेमाल करके हमारे देश में आक्रमण कर सकता है। लेकिन अब एग्रेसिव सोच पे सरकार चल रही है, वो डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों के मिक्सचर से चलना चाहती है, तो वो सड़कें बनाने का कार्य शुरू रख रही है, चाहे उसमें नेपाल और चीन कितने ही अड़ंगे डालते हैं। अगर हम एक और मुख्य मुद्दे पर बात करें तो ये है कि हमारा देश पिछले 2.5 महीने से नेशन वाइड लॉकडाउन के अंदर है, जो कि कोविड-19 की वजह से हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बीआरओ और इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर के जवानों ने दिन रात काम करते हुए इस टनल का काम पूर्ण किया है। इस टनल को बनाने से 2-3 मुख्य बातें ज़रूर उभर के सामने आएगी, जिसमें से पहली यह है कि भारतीय जनसंख्या की बीआरओ के काम पे और उनकी कार्यशैली पर विश्वास और सुदृढ़ होगा। इसके साथ-साथ और विश्वास गहरा होते जाएगा। दूसरा ये कि जो आर्मी के जवान और आईटीबीपी, जिन्हें इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस भी कहा जाता है, जिनके जवान ऐसे दुर्गम स्थलों पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनका मोराल भी अपलिफ्ट होगा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक आर्टिकल आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी संदर्भ में। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, जिसकी हेडलाइन है मोर ट्रुप्स टू उत्तराखंड आफ्टर चाइनीज एलएसी बिल्डअप। जी, चाइनीज हमेशा से ही भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के लिए जाना जाता है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो नाथुला पास हो, चाहे वो नाकुला पास हो। अब उसकी नज़र उत्तराखंड पे भी है। तो उत्तराखंड पे चाइनीज़ की नज़र है, इस वजह से इंडियन आर्मी को भी अपनी डिफेंसिव पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए उत्तराखंड में जो गुलदौंग सेक्टर है, जिसको मैं आपको मैप के ज़रिए बिल्कुल बताऊंगा, गुलदौंग सेक्टर में अपनी इंडियन आर्मी की डिफेंसिव पोजीशन बनाने के लिए भारतीय सेना के जवानों को आगे जाने का आदेश दे दिया गया है। इसी रिपोर्ट में छपे एक पॉइंट में ये कहा गया है, deployment ahead of Harshil has been strengthened due to reports of Chinese beefing up their numbers in the opposite sector, a senior official said। तो ये भारत के एक सीनियर ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हर्षिल, जो कि गंगोत्री रास्ते पे एक छोटा सा गांव है, उसके आगे सेना को बढ़ने का आदेश दे दिया गया है एलएसी के तरफ, क्योंकि चाइनीज सेना के तरफ से सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाई गई है। तो मैं आपको हर्षिल मैप में बताता हूँ और गुलदोंग सेक्टर का वो एरिया बताता हूँ। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, हर्षिल ये एक छोटा सा गांव है जो गंगोत्री रास्ते पर पड़ता है और ये है महामार्ग परियोजना, चारधाम महामार्ग परियोजना के अंतर्गत हर्षिल उसी रास्ते पे पड़ता है। और ये जो सीमाएं आप देख रहे हैं, ये है भारत चीन एलएसी। तो आप देख सकते हैं कि इस महामार्ग की कितनी ज़रूरत पड़ेगी जब ये डेवलप हो जाएगा पूरी तरीके से। ये तो एक रास्ता है गंगोत्री जाने का, दूसरा रास्ता होगा यहाँ से यमुनोत्री, और ये एक रास्ता जो दिख रहा है ये माना के आगे घस्तोली होके जा रहा है, ये बद्रीनाथ होते हुए। जैसा कि मैंने कहा था, गुलदौंग सेक्टर होगा हर्षिल से आगे। सेना को अभी इस तरफ आगे बढ़ने का आदेश दे दिया गया है, तो गुलदौंग सेक्टर होगा ये वाला एरिया जो एलएसी से लगता हुआ है और चाइना और इंडिया के बीच में पड़ता है। तो ये सेक्टर बनेगा गुलदौंग सेक्टर। तो अगर इस क्षेत्र में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी।
वर्तमान की सरकार में देखा जाए तो 3 बड़ी चीज़ों का उद्घाटन किया गया है, जिसमें से एक है बोगीबिल ब्रिज, जो कि असम में स्थित है। दूसरा है भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोलिया सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। ये है अरुणाचल प्रदेश और आसाम की बॉर्डर पर स्थित भारत का सबसे लंबा ब्रिज, जिस पे T-72 अर्जुन टैंक भी जा सकता है। तो इस तरह के डेवलपमेंट इंडिया के तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जा रहे हैं, जिसमें से ये एक महामार्ग परियोजना भी है। लद्दाख के तरफ भी सड़कें बनाना भी है। तो इस तरीके से इंडिया का जो एग्रेसिव पोजीशन है, ये ज़रूर ये दिखाना चाहता है कि इंडिया अब पिछली बार वाली गलती नहीं करेगा जो 1962 में की थी। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाइनीज़ हमेशा से ही अड़ंगा डालते आए हैं। उन लोग का कहना है कि ये गलत है, इसलिए इस बार उन्होंने लिपू लेक दर्रे पर भी नेपाल का साथ दिया भारत के खिलाफ। जब भी ये महामार्ग परियोजना पूर्ण होगी, ये भारतीय तीर्थयात्रियों साथ साथ भारत के सेना जवानों उनके लिए बहुत बड़ी वरदान बन के साबित होगी। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।